जब किसी प्लेन पे कोई बॉडी हो हैविंग सम वेट एंड दिस बॉडी इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज, इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा हो, वैसे कंडीशन में हम उस प्लेन को, जिस प्लेन पर ये बॉडी स्टे कर रहा है, उसको जितना मैक्सिमम इंक्लाइनेशन दे सकते हैं विदाउट स्लिपिंग ऑफ बॉडी, वह मैक्सिमम इंक्लाइनेशन जिस पर बॉडी इन स्लिप करना, स्लाइड करना स्टार्ट नहीं करता है, तो उस मैक्सिमम इंक्लाइनेशन एंगल को हम एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। आप इस डायग्राम से समझिए, एक बॉडी है, एक ब्लॉक है जो कि किसी हॉरिजेंटल प्लेन पे स्टे कर रहा है, जिसका वेट W और इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा N लग रहा है। अब हम क्या करें, इस प्लेन को इस तरीके से एक साइड से उठाना शुरू करें। जब हम इसको धीरे धीरे एक साइड से उठाएंगे तो ये इंक्लाइंड होता जाएगा ये प्लेन, और जब ये प्लेन इंक्लाइंड होगा तो कुछ इस तरह का होगा। तो एक समय ऐसा आएगा जब इस प्लेन से यह बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देगा, या तो फिर एक ऐसा पॉइंट जहां से एबव करने पे, जिस एंगल से ऊपर करने पे ये बॉडी इससे स्लाइड करने लग जाएगा। वह इंक्लाइनेशन जहां से ये बॉडी स्टार्ट करेगा स्लाइड करना, रोल करना, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं आपको किसी एक बर्तन में, बड़े से पोट में, किसी भी चीज में आपको एक सरसों और उसमें कुछ मिट्टी का दाना डाल देता हूँ। अब मैं आपको कहता हूँ कि इसमें से सरसों को आप अलग कीजिए, मिट्टी को अलग। तो आप क्या उसे चुन चुन कर निकालेंगे, या तो फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, यदि मेरा पोट स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शन है उसमें, तो आप क्या कीजिएगा, उस पोट को थोड़ा सा इंक्लाइन कर दीजिएगा। अब उस पोट को जैसे ही आप इंक्लाइन कीजिएगा तो सरसों उसमें रोल होकर के नीचे आ जाएगा और मिट्टी जो है वो ऊपर ही रहेगा। हाँ, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ध्यान ये देना हो कि बहुत ज़्यादा इंक्लाइनेशन नहीं देना है। यदि बहुत ज़्यादा इंक्लाइन कर दीजिएगा तो सरसों के साथ साथ मिट्टी भी नीचे आ जाएगा। तो मतलब कि इन दोनों के बीच में आपको एक अंदाजे से इतना एक बैलेंस बनाना है कि सरसों तो नीचे आ जाए बट मिट्टी ऊपर ही रह जाए। तो यदि आप ऐसा करते हैं, यदि हम ऐसा करते हैं तो ये कैसे संभव होता है? ये संभव इसी एंगल ऑफ रिपोज की वजह से होता है। मिट्टी और उस पोर्ट के बीच का फ्रिक्शनल फोर्स अधिक होता है, उसका आकृति ऐसा है कि उसको स्लाइड होने के लिए एंगल ऑफ रिपोज अधिक चाहिए। इसका मतलब ये मिट्टी को स्लाइड करने या रोल करने के लिए एंगल ऑफ रिपोज अधिक चाहिए, मतलब अधिक इंक्लाइनेशन चाहिए इन कंपैरिजन टू मस्टर्ड सरसों, जो कि छोटा छोटा क्या कहते हैं स्फेरिकल फॉर्म में स्मूथ है। चूंकि वो स्मूथ है, उसमें फ्रिक्शन कम है, वो तो इजीली बहुत कम इंक्लाइनेशन में वो स्लिप करना शुरू कर देता है। बट मिट्टी के केस में क्या है, उसको एंगल ऑफ रिपोज अधिक चाहिए होता है। तो जस्ट आप इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज को स्लाइड करने के लिए किसी इंक्लाइंड सरफेस पे जितना एंगल चाहिए होता है दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। तो इस मैंने जो एग्जांपल समझाया आप उसमें से इस तरह की समझ सकते हैं कि सरसों का एंगल ऑफ रिपोज कम है इन कंपैरिजन टू मिट्टी। ओके, सॉइल के कंपैरिजन में मस्टर्ड का एंगल ऑफ रिपोज कम होता है किसी सरफेस पे, क्योंकि उसका सरफेस स्मूथ है, उसमें फ्रिक्शन कम है। जो भी ज़्यादा फ्रिक्शन, जिसमें जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा एंगल ऑफ रिपोज भी होगा, ये भी एक ऑब्वियस बात है। अब आते हैं अपने हम इस डायग्राम पे। तो जैसे जैसे हम इसे ऊपर करेंगे एक समय ऐसा आएगा जब ये इस पर स्लाइड करना शुरू कर देगा। जब ये इस पर स्लाइड करेगा दैट मीन्स ये मैक्सिमम बॉडी और प्लेन के बीच मैक्सिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफर किया गया होगा। तो इसलिए हमने इस एफ को स्मॉल एफ ना लिख करके बड़ा वाला लिख लिया, क्योंकि एक्चुअली लिमिटिंग फ्रिक्शन ही यहाँ पे लग रहा होगा और ये जस्ट मूव करने के पोजिशन में है। ओके, तो यहाँ पे हम देखें इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट और कर किया जा सकता है। हम यदि एफ की वैल्यू निकालें, ओके, एफ और एन, हम यदि एफ को कैलकुलेट करना चाहें, एफ को यदि रिजोल्व करते हैं तो ये क्या होना चाहिए, डब्लू, अच्छा
ये जो W है, अगर ये फाई तो ये भी फाई होगा, ये समझ पा रहे हैं आप। ये जो एंगल है, हम नॉर्मल रिएक्शन को स्ट्रेट लेके आए तो ये क्या बनेगा, ये फाई होगा। जितना ज़्यादा इंक्लाइन करेंगे ये एंगल उतना ही बढ़ेगा, तो ये एंगल फाई है। अब यदि हम इसको रिजॉल्व करते हैं तो एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो जो इधर आएगा वो W cos, मैं कर देता हूँ, एक ये हमने इस W को रिजॉल्व किया है, तो ये जो होगा W cos फाई एंड दिस साइन फाई। ओके, ये W cos फाई, ये W साइन फाई। तो हम देखें तो ये नॉर्मल रिएक्शन के अलावे इस डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स लग रहा है ये, तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर और ये फ्रिक्शनल फोर्स इस W साइन फाई के बराबर। तो मेरे पास वैल्यू क्या आया, W साइन फाई एंड n इक्वल टू W cos फाई। यदि ये एंगल ऑफ रिपोज जिसे हमने कहा है उसके कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लाएं तो मेरे पास यही एक्सप्रेशन आएगा। अब क्या करते हैं, हम इसी को एक्सटेंड करें, इन दोनों का यदि हम रेशियो लेते हैं तो टेन फाई साइन W साइन फाई बटा W cos फाई, W कैंसिल हो जाएगा, ये टेन फाई आएगा, F अपॉन N। F अपॉन N हमें मालूम है tan अल्फा, अल्फा इज एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसके बराबर होता है, और ये म्यू के बराबर होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, F/N म्यू के बराबर या tan अल्फा के बराबर होता है। इससे हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि जो मेरा फाई का वैल्यू है इज इक्वल टू एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, तो ये था मेरा एंगल ऑफ रिपोज। बस दोनों दो अलग टर्म है, दोनों दो अलग कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ एंगल ऑफ रिपोज। हाँ, बस इन दोनों में रिलेशन यही है कि ये क्या होता है, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ये एक रिलेशन है कि मेरा जो एंगल ऑफ रिपोज है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है, इसका वैल्यू समान होता है, बट ये दोनों एक चीज़ें नहीं है, दोनों अलग अलग डिफिनीशन है, दोनों का अलग अलग मतलब है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।